तो बच्चों बात हो रही थी कि आज इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर शुरू करना है। जी हाँ, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। और ये बात करते हैं अपने नए चैप्टर की, कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय, क्या है ये कृषि आय? क्या आपको बच्चों देखकर नहीं लगता कि यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं? बताओ बच्चों, कि क्या आपको नहीं लगता कि हम किसानों की बात कर रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बिल्कुल यहाँ किसानों की बात हो रही है कि कृषि आय किसानों की ही होती। तो जो जो बॉर्डर पर होते हैं, बॉर्डर पर सैनिक, सोल्जर्स, तो सोल्जर्स देशभक्त होते हैं। लेकिन बच्चों हमारे किसान भी क्या होते हैं? जो लोगों को अनाज खिला रहे हैं, वो भी देशभक्त ही तो है। तो यहाँ देशभक्तों की इनकम की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम। तो आप बताओ बच्चों कि किसानों की इनकम पर टैक्स लगना चाहिए? संविधान क्या कहता होगा? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता होगा? संविधान क्या कहता होगा? क्योंकि क्या किसानों की भी इनकम पे टैक्स लगा दो? बेचारे खेती बाड़ी कर रहे हैं, देश को अनाज पैदा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो क्या रोटी पे भी टैक्स लगा दो? रोटी भी सस्ती ना खाने दो? तो बच्चों ध्यान देना कि भारत में कृषि आय क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है, कर मुक्त है। तो भारत में कृषि आय क्या है? टैक्स फ्री है, कर मुक्त है। तो आइए पता लगाते हैं कि कृषि आय कहते किसे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कृषि आय के बारे में। आइए पता लगाएं कि कृषि आय क्या होती है। तो बच्चों ने कहा नहीं सर, किस टैक्स नहीं लगाना चाहिए कृषि आय पर। जी हाँ, भारत में कृषि आय पे कोई टैक्स नहीं लगता। कृषि आय होती क्या है? विष्णु कह रहे हैं अदर कंट्रीज में क्या होता है। विष्णु, आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो कौन से देश का पढ़ रहे हो, भारत का कि 200 कंट्री का? बताओ, आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो किस कंट्री का पढ़ रहे हो, भारत का कि 200 कंट्री का? भारत का ना। तो हर 200 कंट्री का इनकम टैक्स कानून अलग है। हर 200 कंट्री का इनकम टैक्स कानून अलग है। कुछ कंट्री तो ऐसी है इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। तो अब हम बैठ के किसका किसका बताएं? हाँ, हम किस किस देश का आपको बताएं? हम भारत वाला बता रहे हैं कि भारत में कृषि आय क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट है। हाँ भाई, जरा सुनिएगा बच्चों कि कृषि आय कहते किसे हैं, एग्रीकल्चरल इनकम कहते किसे हैं। शर्तें, बच्चों ध्यान देना, शर्तें बोलो, कितनी शर्तें नजर आ रही हैं? कितनी शर्तें नजर आ रही हैं आपको? बच्चे कह रहे हैं 3 शर्तें। अगर तीनों शर्तें पूरी तो तुम्हारी इनकम कृषि आय है, एग्रीकल्चरल इनकम है। तीनों की तीनों शर्तें पूरी करो, कृषि आय। और कृषि आय तो एग्जम्प्ट, कर मुक्त, टैक्स फ्री। लेकिन बच्चों एक भी शर्त गड़बड़ हो गई तो कृषि आय नहीं मानेंगे। और कृषि आय नहीं मानेंगे तो टैक्स लग जाएगा। तो बताओ, आपने ध्यान से मेरी बात सुना? आप बोलो कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए? क्या बोला आपने? कितनी शर्तें पूरी होना है? चलो, बच्चे कह रहे हैं 3 की तीनों, बिल्कुल सही। 3 की तीनों शर्तें पूरी करो तो कृषि आय, और कृषि आय तो टैक्स नहीं लगाएंगे। और अगर एक भी शर्त गड़बड़ा गई तो कृषि आय है ही नहीं, तब इस इनकम पर टैक्स लगाएंगे। चलो शर्त नंबर 1 सुनना। शर्त नंबर 1, जो तुमने पैसे कमाए हैं वो पैसे जमीन से होने चाहिए। तो तुम्हारी कमाई का रिलेशन, तुम्हारी कमाई किसके थ्रू हुई हो? एक जमीन के थ्रू हुई हो। तो बताओ बच्चों, पहली शर्त क्लियर कि तुम्हारे पास एक जमीन हो और तुम जमीन की मदद से, लैंड की मदद से, भूमि की मदद से कमा रहे हो। ठीक, तो नंबर 1, तुम्हारी जो इनकम है उसका संबंध किससे हो? जमीन से हो, कि तुमने किसी जमीन की मदद से कमाया है। अच्छा भाई, पहली शर्त बच्चे समझ गए कि मेरे पास एक लैंड होना चाहिए। बच्चों शर्त नंबर 2, ये लैंड किस देश में होना चाहिए, किस कंट्री में होना चाहिए? हाँ जी, हमारी कंट्री में, भारत में। तो ये जमीन भारत में होना चाहिए। तो तुम्हारे पास एक जमीन हो
जिससे तुम कमा रहे हो और ये जमीन भारत में हो। इसका मतलब अगर ये जमीन किसी दूसरी कंट्री में हुई तो तुम्हें टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, तब तुम्हारी इनकम कृषि आय नहीं मानी जाएगी। तो एक जमीन हो जिससे तुम कमा रहे हो और ये जमीन भारत में हो। क्या हम मान लें कि बच्चों को अब तक दोनों शर्तें समझ में आ गई कि एक जमीन हो जिससे तुम कमा रहे हो और जमीन भारत में होना चाहिए। तीसरा, ठीक है बच्चों, तीसरा सुन लेना। इस जमीन को तुम कैसे यूज कर रहे हो? इस जमीन पर तुम्हें एग्रीकल्चरल पर्पस करना है, कृषि प्रयोजन करना है, कृषि क्रिया करना है। तो इस जमीन पर बच्चों क्या करना है? इस जमीन को एग्रीकल्चरल पर्पस में यूज करना है, कृषि प्रयोजन में यूज करना है। तो आप कहोगे सर तीसरी वाली बात थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। चलो जरा तीसरी वाली बात आसान शब्दों में समझते हैं। नंबर 1, हम एक जमीन से कमा रहे हैं। नंबर 2, ये जमीन भारत में होना चाहिए। नंबर 3 सुनना बच्चों, नंबर 3, भाई आप लोग वीडियो ऑन मत करो भाई। विमलेश, सिम्मी, क्यों वीडियो ऑन कर रहे हो आप लोग? रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो बिना वजह। हाँ बच्चों सुनना, जमीन होना चाहिए जिससे तुम कमा रहे हो, जमीन भारत में होना चाहिए, और तीसरा कृषि प्रयोजन, एग्रीकल्चरल पर्पस, खेतों की जुताई, खेतों की, बच्चों क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएशन, जल्दी बताओ आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ भाई सुन पा रहे हैं, ठीक है, कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ बच्चों क्या कह रहे थे? खेतों की जुताई और बुआई कह रहे थे। बुआई कैसे लिखेंगे पता नहीं। जुताई, बुआई और फिर सिंचाई, फिर सिंचाई, फिर कटाई। तो नाम सुना होगा आपने, खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई। इन चारों इन चारों शब्दों को क्या बुलाते हैं बच्चों? एग्रीकल्चरल पर्पस, कृषि प्रयोजन। जिस जमीन से तुम कमा रहे हो, मतलब एक जमीन होना चाहिए, तो एक जमीन हो जिससे तुम कमा रहे हो, जमीन भारत में हो और उस जमीन पर जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई चल रही हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी तो कृषि आय, अगर एक भी गड़बड़ हो गई तो गैर कृषि आय। तो बताओ बच्चों, क्या हम मान लें कि आपको सारी बात समझ में आ गई कि कब कृषि आय कब गैर कृषि आय? बोलिए। हाँ भाई बच्चे कह रहे हैं जी सर, हमको बात समझ में आ गई कि कब मानना है कृषि आय और कब मानना है गैर कृषि आय। हमें जमीन से कमाना है, ये जमीन हमारे देश में होनी चाहिए और उस जमीन पर जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई होना चाहिए। अगर सब है तो कृषि आय, अगर एक भी कमी रह गई तो गैर कृषि आय, और कृषि आय है तो फुल्ली एग्जम्प्ट। कृषि आय है तो फुल्ली एग्जम्प्ट, और अगर कृषि आय नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। विष्णु पूछ रहे हैं कि क्या एग्रीकल्चरल पर्पस को कुछ और बुला लें? हाँ, एक और नाम से बुला सकते हो एग्रीकल्चरल पर्पस को, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कृषि क्रिया, इस नाम से बुला सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कृषि क्रिया। चलो 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 बच्चों आगे चलते हैं। सत्यम, उगाने वाले फसल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो अभी बहुत बचा हुआ है, काहे चिंता करते हो, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, वहां प्रवृत्ति देख लेना। ठीक, हाँ क्या बात हो रही थी? तीनों शर्तें पूरी, कृषि आय, एक भी गड़बड़ हो गई गैर कृषि आय। बच्चों एक सवाल सुनना, कुछ ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, कुछ ठेकेदार होते हैं, अपना ट्रक लेकर जाते हैं, अपना ट्रक लेकर जाते हैं जंगलों में। ठीक, तो कुछ ठेकेदार होते हैं अपना ट्रक लेकर जंगलों में जाते हैं और जंगल से पेड़ काटते हैं और बेच देते हैं। सुना आपने? तो बताओ ये जो ठेकेदार कमा रहे हैं क्या कृषि आय है? ठेकेदार अपना ट्रक लेकर जंगल में गए, जंगल से पेड़ काटा, काट के बेच दिया, तो क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? और अभी तक तो सारे बच्चे कहते हैं नो सर नो, ये कृषि आय नहीं है। अच्छा, अच्छा क्यों बच्चों? एक जमीन थी, हाँ सर जमीन थी जिससे ये कमाया है ठेकेदार, और जमीन इंडिया में थी, हाँ सर जमीन इंडिया में भी थी।
लेकिन क्या ठेकेदार ने जुताई बुआई सिंचाई की थी? नहीं सर, तीसरी शर्त फेल हो गई कि जमीन तो थी, जमीन भारत में भी थी, लेकिन ठेकेदार ने जुताई बुआई सिंचाई नहीं की थी, क्योंकि जंगल जो है बड़े उपजाऊ होते हैं, वहां अपने आप से, वहां न जुताई न बुआई न सिंचाई, वहां अपने आप से पेड़ उग जाते हैं, बहुत उपजाऊ जमीन होती है। तो ठेकेदार ने तो बस कटाई की है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरी वाली शर्त पूरी नहीं हुई, और तीनों शर्तों में कोई भी पिट जाए तो कृषि आय नहीं है। तो मुझे लगता है बच्चों आप मेरी बात समझ गए कि हर पेड़ पौधा फूल पत्ती कृषि आय नहीं है भाई, शर्तें पूरी करो। तो आयकर अधिनियम क्या कहता है? शर्तें पूरी करो। अच्छा बच्चों ध्यान देना, एक बात बताते हैं आपको बच्चों, सन 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है सेंट्रल में, केंद्र में, ठीक। लेकिन 2014 में किस गवर्नमेंट की छुट्टी हुई? कांग्रेस गवर्नमेंट की छुट्टी हुई। तो आजकल एनडीए गवर्नमेंट है, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी। तो बच्चों उस समय पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद होगा आपको, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो 7-8 साल पहले पी चिदम्बरम क्या थे बच्चों? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक। अच्छा, फिर जब कांग्रेस सरकार में थी तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने अपनी इनकम कितनी बताई? 3 करोड़ बताई। तो पी चिदम्बरम ने अपनी इनकम बताई 3 करोड़, और 3 करोड़ की इनकम में इन्होंने 1 करोड़ क्या बताया? एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक। तो चिदम्बरम बोले कि मेरी कुल कमाई 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 1 करोड़ क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। तो बच्चों आप बताओ कि 3 करोड़ में अगर 1 करोड़ एग्रीकल्चरल इनकम है, तो तो इनका 3 करोड़ में कितना माफ हो गया? इनका 3 करोड़ में कितना माफ हो गया? बच्चे कह रहे हैं 1 करोड़ माफ हो गया, ठीक है, 1 करोड़ माफ हो गया। तो इनका 2 करोड़ पे टैक्स लगा होगा, बोलिए, इनका 2 करोड़ पे टैक्स लगा होगा, है कि नहीं? कि इन्होंने अपनी इनकम 3 करोड़ बताई, 3 करोड़ में 1 करोड़ एग्रीकल्चरल इनकम बताई, वो टैक्स फ्री हो गया, और 2 करोड़ पे टैक्स लग गया, ठीक। फिर फिर क्या? फिर सरकार चली गई, फिर पी चिदम्बरम जी, उनकी कांग्रेस सरकार चली गई, फिर आई बीजेपी गवर्नमेंट, फिर आई मोदी सरकार, ठीक। तो मोदी जी बोले जरा चिट्ठा पत्री निकालो भैया इनका, पी चिदम्बरम का, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो मोदी जी बोले, बीजेपी बोली चिट्ठा पत्री निकालो भैया पी चिदम्बरम का। आप कहोगे सर क्या इनकम टैक्स वाले पुराना रिकॉर्ड जांच सकते हैं? चलो बच्चों आपको इसी बहाने एक बात बताते हैं, इस एक बात, आयकर अधिनियम में लिखा है, आयकर अधिनियम में लिखा है कि आयकर विभाग आपका लास्ट 6 ईयर तक का गड़ा मुर्दा उखाड़ सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। अगर आपने पिछले 6 साल में चोरी की है तो वो जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 6 साल से पहले की जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों लॉ सुना आपने कि इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है? कि तुम्हारे हद से हद लास्ट 6 ईयर, विशाल कहते हैं मैंने पढ़ा है 7 साल, ठीक है विशाल, मेरे तुम्हारे में किसी एक का तो सही होगा। तो बच्चों लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 साल तक का जांच हो सकती है, लेकिन उससे पीछे की जांच नहीं हो सकती है, ठीक। विष्णु कह रहे हैं एक्शन लेंगे, अरे बिल्कुल एक्शन लेंगे। तो मोदी सरकार ने चिदम्बरम का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड निकलवाया, और ये वाली कमी पकड़ी, ये वाली क्या? कि मेरी 1 करोड़ की एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक। अब पूछताछ चल रही है, अब आमने सामने बैठे हैं कौन कौन? आयकर अधिकारी, असेसिंग ऑफिसर वगैरह, और चिदम्बरम जी, सरकार में तो है नहीं, अब पूछताछ। आयकर अधिकारी, चिदम्बरम साहब आप कहते हो कि 1 करोड़ की कृषि आय है, ऐसा आपके पुराने रिकॉर्ड में निकला है। तो चिदम्बरम साहब क्या आपके पास कोई जमीन है जिससे आपने पैसा कमाया 1 करोड़? क्या आपके पास कोई जमीन है? नहीं, जमीन नहीं है। क्या वो भारत में है? जब जमीन नहीं है तो भारत में कहां से होगी? क्या आपने जुताई बुआई सिंचाई कटाई की थी? जिस जमीन थी ही नहीं तो भारत में कैसे होगी? तो जुताई बुआई सिंचाई कटाई कहाँ होगी? तो बच्चों बताओ क्या चिदम्बरम जी ने झूठ बताया था? वो 1 करोड़ वाली इनकम, बोलो जमीन है नहीं तुम्हारे पास,
भारत में कहाँ से होगी? तो जुताई बुआई सिंचाई कटाई कहाँ से होगी? तो आयकर अधिकारी ने इनको ताना मारा, अजीब सा, बड़ा खराब सी बात बोली। आयकर अधिकारी बोला, एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपया कृषि आय है, गमले में गोभी उगा के बेचे हो क्या चिदम्बरम जी? ऐसे ही बोला उसने कि चिदम्बरम जी गमले में गोभी उगा के बेचे हो क्या, कहाँ से 1 करोड़ लाए? अब चिदम्बरम जी बेचारे शर्मिंदा हो गए। और बाद में आप सुने भी होंगे कि उनको तिहाड़ जेल में रखा गया था, जेल भेज दिए थे। ये वाला भी मामला था, और बाकी वोडाफोन वाला कोई केस था, उसका भी मामला था, कुछ रिश्वत खाए थे। खैर, तो बच्चों, हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ गई कि कृषि आय कब मानेंगे। आपने पैसा जमीन से कमाया हो, जमीन को भारत में होना चाहिए, और जमीन पर जुताई बुआई सिंचाई कटाई होना चाहिए, तब जाकर कृषि आय। और अदरवाइज गैर कृषि आय, कृषि आय है एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट, और गैर कृषि आय है तो लग जाएगा टैक्स। ठीक, चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पर कृषि आय के प्रकार। बच्चों, कृषि आय के 5 प्रकार हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो कृषि आय के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। जमीन से प्राप्त कोई किराया या लगान, तो पहला प्रकार आ रहा है, जमीन से आपको मिला है कोई किराया या लगान। ठीक है भाई, एक बात हो गई। दूसरा, मैंने जमीन पर खेती की और पैसे कमाए, तो आपने जमीन पर खेती की और पैसे कमाए। तो जमीन से कोई किराया वगैरह कमाया, या जमीन से, या अपनी कृषि भूमि से कोई खेती करके कमाया, खेती करके। तीसरा, आपने अपनी फसल को बेचने योग्य बनाया, तो आपने अपनी फसल को बेचने योग्य बनाया। मैंने जुताई की, मैंने बुआई की, मैंने सिंचाई की और फसल तैयार, तो मैंने बेचने योग्य बनाया, बेचने योग्य बनाया। यह कृषि आय का तीसरा प्रकार, बेचने योग्य बनाया। चौथा, चौथा, मैंने बेच दिया, मैंने अपनी फसल बेच दिया, तो ये है बच्चों चौथा प्रकार कि मैंने अपनी फसल बेच दिया। और पांचवा है, मुझे एग्रीकल्चरल हाउस या फार्म हाउस से कमाई हुई है। तो ये 5 प्रकार हैं कृषि आयोग के, मगर हम आपको फटाफट से फिर से रिवाइज कराते हैं। पहला, मुझे अपनी कृषि भूमि से कोई किराया या लगान मिला है, तो मुझे अपनी कृषि भूमि से कोई किराया या लगान मिला है। मैंने कृषि भूमि पर खेती की और पैसे कमाए। मैंने फसल बेचा तो नहीं है, लेकिन मैंने फसल को बिक्री योग्य बनाया है, तो मैंने जुताई बुआई सिंचाई करके फसल को बेचने योग्य बना दिया है, तैयार हो गई है बिल्कुल। चौथा, मैंने फसल बेच दिया है, मैंने फसल बेच दिया है। अच्छा, और पांचवा, पांचवा है एग्रीकल्चरल हाउस या फार्म हाउस से कोई कमाई। तो बोलो बच्चों, पांचों प्रकार में कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन करो, तो फिर आगे चला जाए। कि कृषि आय के 5 प्रकार। तीसरा, सत्यम कहते हैं तीसरा। अच्छा भाई, तीसरा सत्यम सुनिएगा, सुनिएगा। श्वेता भी कह रही है तीसरा, थर्ड वाला। अच्छा, ये वाला ना, हाँ। बहुत ध्यान से सत्यम श्वेता, आप दोनों। आपके पास एक जमीन है। सत्यम क्या पूछ रहे हैं? विष्णु कह रहे हैं पांचवा। ठीक है, हम गोला बना दे रहे हैं, पहले तीसरा सुनो। तीसरा सुनो, तीसरा। आपके पास एक जमीन है। विशाल कह रहे हैं पहला। अच्छा, दो बच्चा है वो भी, दो बच्चा है वो भी पूछ लो। ये बच्चा, ये सबके गोला बना दो। अरे भाई बिंदु, हमें एग्रीकल्चरल हाउस में डाउट है। अच्छा भाई, विशाल पहले में डाउट है। अच्छा, चलो तो वन से चलते हैं ना फिर से। चलो आराम से, वन से चलते हैं। सब तो पूछ लिया, छोड़ा क्या? अब सब तो पूछ लिया आपने। विष्णु, सब शुरू से बता दीजिए। हाँ भैया, बस वेट करो, बता रहे हैं। पहला सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला, पहला सुन लो। आपके पास एक जमीन है, ठीक? आपके पास एक जमीन है,
और ये जमीन खेती वाली है, यानी खेत है, तो आपके पास एक जमीन है जिस पर हो सकती है खेती। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। तो क्या बच्चों ने ये नहीं सुना है, अधिया अधिये पर दे दिया? बोलो, क्या आपने अपने अगल बगल ये वाला लफ्ज, ये वाला शब्द सुना है, अधिये पर दे दिया? जमीन आपकी, दूसरे को दे दिया, तो जमीन आपकी दूसरे को दे दिया, तो उसने फसल तैयार होने पर लाकर आधी फसल आपको दे दी, या किराए के रूप में पैसा आपको दे दिया। तो या तो उसने आधी फसल आपको दे दी, या फसल बेच के पैसे आपको दे दिए। तो बताओ, क्या पहला वाला बात समझ में आई आपको, कि आपने अपनी कृषि भूमि अधिये पर दे दी, और जो बदले में आपको पैसे मिले, तो वो टाइप 1 है। अब 1 तो कोई नहीं पूछेगा कि मेरी कृषि भूमि थी, फालतू पड़ी थी, दे दिया अधिये पर फसल, या तो फसल के रूप में पैसा मिल गया, या तो कैश वैश मिल गई, जब फसल बिकी तो उसमें पैसा मिल गया, तो भाई मेरा ही तो खेत था। तो ये हो गया पहला। चलो दूसरा बताएं। सत्यम कह रहे हैं पहले में रॉयल्टी आएगी? नहीं भैया, पहले में आपको फसल का हिस्सा मिला है। फसल बिकी है तो फसल मिली है, या फसल बिकी है तो फसल का पैसा मिला है। खेत आपका था ना, आप दूसरे के अंडर में करवा रहे थे, दूसरे के अंडर में। बच्चों हम कुछ देर के लिए आ, हाँ बच्चों, तो क्या कह रहे थे हम? पहला वाला आप समझ गए। दूसरा दूसरा तो मेरे ख्याल से दूसरे में किसी ने नहीं पूछा ना, दूसरे में किसी ने नहीं पूछा। दूसरे में दिख ही रहा है, मैंने जमीन पर खेती की और खेती करके पैसा कमाया। ये तो बड़ा सिंपल है कि मैंने जमीन पर खेती की और खेती करके पैसा कमाया। ठीक है, हाँ भाई बच्चे दूसरा वाला भी समझ गए होंगे। ठीक, कि मैंने जमीन पर खेती की और खेती करके पैसा कमाया। अच्छा, तीसरा सुनिएगा, तीसरा तीसरा है, मेरे ख्याल से तीसरे में बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था। मैंने फसल को बेचने योग्य बना दिया। बच्चों एक बात सुनना ध्यान से, मैंने फसल को बेचने योग्य बना दिया। ठीक है, मैंने फसल को बेचने योग्य बना दिया। बच्चों क्या आपको लग रहा है कि यहाँ बेचा नहीं था? यहाँ बेचा नहीं था, फसल एकदम तैयार हो गई थी, मैंने तैयार कर दिया, मैंने फसल तैयार कर दिया, लेकिन बेचा नहीं था। तो आप कहोगे सर इस बात का मतलब क्या हुआ कि तैयार कर दिया तो बेचा नहीं था? सुनिएगा, आपने खेतों की जुताई की, ओके, आपने खेतों की बुआई की, ठीक है, आपने खेतों की सिंचाई की, और आपकी फसल बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, अभी कटाई नहीं हुई है। एक आदमी गुजर रहा था, एक व्यापारी गुजर रहा था, ठीक है भाई, एक व्यापारी गुजर रहा था। फिर व्यापारी बोला, यार बड़ी बढ़िया फसल है, किसकी है? आपने कहा मेरी है। हम खरीदना चाहते हैं, आपने कहा खरीद लीजिए। उसने बोला हम खुद कटवा लेंगे, कटवा लीजिए। तो बच्चों समझ रहे हैं कि हमने खड़ी फसल बेच दिया, हमने काटा, एक होता है काटा मंडी ले गया तब बेचा, व्यापारी आया, व्यापारी आया खरीद ले गया। तो बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने फसल बिक्री योग्य बना दिया था, मगर अभी काटना बाकी था, काट के मंडी ले जाना बाकी था, एक आदमी आकर खुद ही कटवाया, खुद ही लाद कर ले गया, तो आपने बिक्री योग्य बना दिया था। क्या ठीक? एक एग्जांपल क्लियर है? चलो और भी सुन लो, दूसरा भी सुन, दूसरा भी सुन लो बच्चों। बच्चों हमारे देश में बहुत सारे बॉर्डर हैं। बोलो, हमारे देश में बहुत सारे क्या है? बॉर्डर है, बॉर्डर। जैसे पंजाब, पंजाब जहां खत्म हो रहा है पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है, गुजरात जहां खत्म हो रहा है वहां पाकिस्तान बॉर्डर आता है। ठीक, तो पंजाब बॉर्डर, पंजाब के पास बॉर्डर है, गुजरात के पास बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर के पास बॉर्डर है, लद्दाख के पास बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल के पास बॉर्डर है, तो बहुत सारे बॉर्डर हैं। और अक्सर बच्चों हमारा दूसरी कंट्री से तनाव हो जाता है, और आप सभी जानते हो सबसे बड़ा बवाल हमारा पाकिस्तान से रहता है, और कभी कभी चाइना वाले पागल हो जाते हैं। तो 2 कंट्री ऐसी है जिससे हमारा कभी पटती नहीं, स्पेशली पाकिस्तान, और चाइना का भी बहुत अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंट्री से हमारा युद्ध हो चुका है। 1962 में इनसे हमारा हुआ था, और इनसे तो भैया 1947, 1965, 1971, 1999, देखो अगला कब होता है, कहीं अगला 2024 में ना हो जाए, मोदी जी पर कहीं मार वार न दें इन लोग को। खैर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों बॉर्डर है,
बॉर्डर है, तो बताओ उस इलाके में भी तो किसान होंगे, खेत होगा। जहां पर बॉर्डर है उस इलाके में भी तो किसान होंगे, खेत होगा, है कि नहीं? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर, उस इलाके में भी किसान होंगे, खेत होगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं जी सर, बॉर्डर है तो किसान होंगे, खेत होगा। तो बच्चों, मान लो कि चाइना से हमारा तनाव बढ़ गया, चाइना से हमारा तनाव बढ़ गया, तो हमारे हजारों लाखों सैनिक कहां पहुंच गए? बॉर्डर पर। हजारों लाखों सैनिक बॉर्डर पे पहुंच गए, क्योंकि चाइना से हमारा तनाव हो गया। मोदी जी बोले सीमा पर सैनिक बढ़ाओ, सैनिक बढ़ाओ, हमला कहीं ना हो जाए, तैयार रहो। तो बॉर्डर पर लाखों हजारों सैनिक पहुंच गए। ठीक है भाई, बॉर्डर पे बहुत सारे लाखों हजारों सैनिक पहुंच गए। अब किसान थे बेचारे, जुताई कर चुके थे, बुआई कर चुके थे, सिंचाई कर चुके थे, फसल रेडी थी, कटाई नहीं किया था, कटाई नहीं किया था, मगर फसल एकदम विक्रय योग्य हो गई थी, कटाई नहीं किया था। और बच्चों, लाखों सैनिक के जूतों तले वो फसल रौंदी गई। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सैनिक है तो वो थोड़ी ना देखेंगे, वे सीमा पर बात आ गई है तो थोड़ी ना तुम्हारा खेत बचाते फिरेंगे। तो वहां पर तंबू लग गए, टैंक पहुंच गए, तोपें लग गई, सैनिक आ गए, तो फसल रौंद दी गई। तो बच्चों, फसल एकदम रेडी हो गई थी मगर रौंद दी गई। तो सोचो कि सरकार हर्जाना मुआवजा कंपनसेशन देगी कि नहीं? बोलो, सरकार उन लोगों को हर्जाना मुआवजा कंपनसेशन देगी कि नहीं किसानों को? भाई तुम्हारी खड़ी फसल हमने रौंद दी, चिंता मत करो, भारत सरकार तुम्हारा कुछ बुरा थोड़ी ना होने देगी, तो मुआवजा देगी। तो बच्चों, वहां भी विक्रय योग्य हो चुकी थी फसल, विक्रय योग्य, बेचने योग्य हो गई थी, बिकी नहीं थी। विक्रय योग्य हो गई थी, बिकी नहीं थी। तो भाई, तो क्या समझ गया कि जो मुआवजा मिला है वो भी क्या हो गया? कृषि आय हो गया। तो यहाँ लोग बेच नहीं पा रहे हैं, बेचने योग्य बना दिया था, बस बेच नहीं पाए थे, और फिर भी पैसा मिल ही गया। तो यह आपका तीसरा टाइप था। तो क्या मान लें कि बच्चों को ये दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कि ये लोग बेच नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, लेकिन एकदम रेडी कर दिया था, एकदम बिक्री योग्य कंडीशन में ला दिया था। ठीक, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। क्या कह रहे हैं भैया? क्वेश्चन विष्णु सर, हाँ विष्णु, बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन विनीत। तब तो सर वो गवर्नमेंट ने किसान को भरपाई की है ना? अरे बिल्कुल भाई, भारत सरकार किसानों का बुरा थोड़ी ना होने देगी। ये बात अलग है, आजकल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, किसान बेचारे कई महीने से हड़ताल के लिए बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कानून नहीं चाहिए, जबरदस्ती कानून थोपा जा रहा है। तो लेकिन लेकिन नॉर्मली किसानों का बुरा करती नहीं है सरकार। हाँ भाई, देखो विष्णु ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है विष्णु, माफी के एग्जाम्पल आप पर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। एक किसान है, उसने अपनी फसल का बीमा करवाया है। होता है कि नहीं बच्चों? एक किसान ने अपनी फसल का क्या करवाया है? बीमा, इंश्योरेंस। तो प्रीमियम भरता होगा, तो यानी फसल के साथ कुछ बुरा हुआ तो बीमा कंपनी भरपाई करेगी। तो किसान ने फसल का बीमा कराया है, जुताई कर ली, बुआई कर ली, सिंचाई कर ली, फसल एकदम तैयार, रेडी। तो फसल है एकदम तैयार, जुताई कर ली, बुआई कर ली, सिंचाई कर ली, फसल तैयार, बस काटने वाले थे। और आ गई बाढ़। विष्णु ने ये पूछा, बाढ़ आ गई तो? ठीक, तो बाढ़ आ गई, और बाढ़ में फसल क्या हो गई बच्चों? फसल हो गई नष्ट, डूब गई, नष्ट हो गई, सड़ गई। लेकिन बच्चों, किसान की फसल बर्बाद हो गई, एकदम रेडी थी, बेच नहीं पाए थे। तो आप, अगर बीमा था तो बीमा वाले भरपाई करेंगे कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी? हाँ। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बिल्कुल कंपनसेट करेगी। चलिए, तो बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, क्लियर है, क्लियर। तो किसान को पैसा मिला, हाँ बीमा कंपनी से पैसा मिला, कृषि आय है भाई, कृषि आय है, कृषि आय है। विशाल पत्नी क्या पूछ रहे हो? बीए ना हो तो बाढ़ आ जाए तो? विशाल फिर से पूछो, नहीं समझ पाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका यहाँ पर, कि यहाँ पर किसान की फसल रेडी थी और बेच नहीं पाया था, और पैसे मिले तो कृषि आय। विशाल कह रहे हैं बीमा, बीमा ना हो बाढ़ आ जाए तो भी वही बात पड़ेगी। बीमा ना हो बाढ़ आ जाए, जैसे अक्सर होता है ना, मुख्यमंत्री ने दौरा किया और कहा कि जिन जिन किसानों की फसल डूबी है भरपाई करेंगे, तो भी कृषि आय, क्योंकि आपकी फसल रेडी हो चुकी है। बस करें भैया, आगे बढ़े, पूरा आज का दिन तो इसी में मेरा चला जाएगा। बोलिए बच्चों, आगे बढ़ा जाए, आगे चले। चलिए, तो आपने फाइनली समझ लिया कि यहाँ बंदा बेच नहीं पाया था, फसल तैयार कर दिया था, बेच नहीं पाया था, और फसल किसी वजह से चली गई, और लेकिन पैसे मिल गए,
विष्णु सर किसान भी क्या होता है, किसान भाई क्या होता है, पता नहीं क्या पूछ रहा है विष्णु, कायदे से पूछो सवाल, ठीक से टाइप किया करो। मनस्वी सर फर्स्ट वाले में थोड़ा डाउट है। मनस्वी हमने फर्स्ट वाले में अधिये का एग्जाम्पल दिया था, क्या आप अधिया नहीं जानती? आपके पास खेत है मगर आप उसे खुद यूज नहीं करते, आपका पड़ोसी खाली बैठा है, आपने उसको खेत दे दिया, उसने जुताई बुआई सिंचाई कटाई की और आपसे फसल शेयर कर ली या फसल बेच के पैसे शेयर कर लिए, तो आपको तो अपनी जमीन से किराया या लगान मिला फसल के रूप में या कैश के रूप में। ये बताया था हमने, ये पहला टाइप से। चलो, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। चौथा में साफ लिखा है मैंने फसल बेच दी। चौथे में लिखा है मैंने फसल बेच दी, मैंने कृषि उपज बेच दी। चलो बच्चों जरा आगे चलते हैं, पांचवा। ठीक, पांचवा सुनिएगा। संगम सर रेहन देते हैं खेत को, सुना है तो क्या है? देखो रेहन माने तो होता है लोन वाला मामला है, रेहन का मामला हो गया लोन वाला, नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम अधिये की बात कर रहे थे। रेहन एक अलग बात होती है, रेहन माने लोन होता है, लोनिंग वाली बात। हाँ बच्चों टॉपिक पे लौट आते हैं। पांचवा, पांचवा विष्णु किसान बही क्या है? तो भाई साहब कृषि आय पढ़ा लेने दो ना, दूसरा टॉपिक का है यहाँ घुसाते हो। किसान बही खाता हम क्या करें? हाँ, यहाँ तो हम कृषि आय पढ़ाने आए हैं, किसान बही हम क्या करें बताओ? ठीक, हमको कृषि आय पढ़ा लेने दो। अब आप टॉपिक से विष्णु करें लास्ट में, हम लास्ट में भी ना बताएंगे। हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि किसान बही खाता, किसान बही का हम क्या करें भाई? हाँ, हमारे टॉपिक से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। माइनस भी क्या कह रही? सर अगर एग्रीकल्चरल लैंड का यूज किसी और पर्पस के लिए किया जाए और इससे इनकम हो तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। चलो बच्चों मानसवी का सवाल सुनो, तो कुछ सवाल ऐसा पूछो ना जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हो भाई, या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। किसान भाई का इनकम टैक्स से क्या रिलेशन है? चलो मानसवी का सवाल सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मानसवी कहती है कि मेरे पास एक खेत है, ठीक, मेरे पास एक खेत है, ठीक, मगर मगर सर अगर एग्रीकल्चर लैंड का यूज किसी और पर्पस के लिए किया जाता है तो उससे इनकम हो तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम हो? ठीक है सुनना, आपके पास एक खेत है, ठीक, मगर आपने अपना खेत दे दिया राम को। राम, तो आपने अपना खेत दे दिया राम को, राम इसमें से मिट्टी निकालता है। तो बच्चों आप, आपके खेत से क्या हो रहा है, लोग मिट्टी निकाल रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। आप बताओ जो ईंट भट्टा के मालिक हैं, हाँ, जो ईंट भट्टा के मालिक हैं वो आपसे क्या मांगे, खेत, वो खेत से क्या निकालते हैं, मिट्टी, ईंट बनाते हैं। तो बताओ क्या आपको कृषि आय लग रही है कि मेरे खेत से लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, ईंट बना के पैसे दे रहे हैं? तो बताओ यहाँ कहीं जुताई बुआई हम कर रहे हैं? नहीं ना, तो कृषि आय नहीं। समझ गई मानसवी और बाकी बच्चे? सत्यम एग्रीकल्चरल प्रोसेस नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल, इसमें जुताई बुआई सिंचाई कटाई का अभाव है, तो कृषि आय नहीं है। ठीक, आइए बच्चों जरा लौट आते हैं सवाल पर। सवाल टॉपिक से पूछिए, दूर दूर का सवाल मत पूछिए जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जी हाँ, किसकी बात कर लें? फार्म हाउस की बात कर लें, फार्म हाउस की, कृषि भवन से आए फार्म हाउस। चलो बच्चों सुनना ध्यान से, व्हाट इज फार्म हाउस? बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुनते हो? सलमान खान का फार्म हाउस, मुकेश अंबानी का फार्म हाउस, शाहरुख खान का फार्म हाउस, ऐसा सुनते होंगे ना? लॉकडाउन में सलमान खान फार्म हाउस में घोड़ा चलाते हुए, ठिका वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए अपने फार्म हाउस के, लॉकडाउन में, याद है 1.5-2 साल पहले जो न्यूज आ रही थी, सब लोग घर ही पे बैठे थे देख रहे थे, हाँ सलमान खान घोड़ा चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो ट्रैक्टर पे बैठे हैं। खैर, आइए जरा पता करते हैं फार्म हाउस ध्यान से। बच्चों जो बड़े शहर हैं मेट्रो सिटी, जो बड़े शहर हैं मेट्रो सिटी, लाइक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, तो जो बड़े शहर, जो बड़े शहरों में जगह बड़ी कम होती है, जगह बहुत कम होती है, तो बड़े शहरों की प्रॉब्लम, जगह कम होती है, घर होते हैं लेकिन बहुत छोटे टाइप के होते हैं। तो बड़े शहरों में जगह कम है,
दूसरी प्रॉब्लम पोल्यूशन, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। तीसरी प्रॉब्लम शोर शराबा। तो बताइए, बड़े शहर की प्रॉब्लम समझ रहे हैं? स्पेस बहुत कम है, जगह बहुत कम है, छोटे छोटे मकान, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा, प्रदूषण बहुत ज्यादा, और शोर शराबा, शांति नहीं, शांति नहीं। तो बच्चों, जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग, अमीर लोग माने अथाह दौलत होगी, बहुत पैसे होंगे, तो अमीर लोग, ये है उनका शहर जहां वो रहते हैं, वहां उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, बंगला है। तो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं भाई, सबके पास बंगले बंगले हैं बड़े बड़े। ये अमीर लोग शहर के आउटर, मतलब जहां शहर खत्म होता है, जहां शहर खत्म होता है आउटर, तो आउटर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं। और पक्की बात है, आउटर माने शहर से बहुत दूर, शहर से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर। तो ये लोग आउटर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। सस्ती भी मिलती होगी, बिल्कुल सस्ती मिलती होगी। तो इसको इन्होंने नाम दिया फार्म हाउस, इसको इन्होंने नाम दिया फार्म हाउस। ठीक, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रॉपर्टी में थोड़े से हिस्से में 20%, थोड़ा सा, थोड़े से हिस्से में कंस्ट्रक्शन करवा दिया। तो थोड़े से हिस्से में कंस्ट्रक्शन करवा दिया जहां वो रह सके, कमरा हॉल टाइप का। लेकिन बाकी 80% उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, ओपन एरिया एकदम क्या छोड़ दिया बच्चों, ओपन एरिया खाली छोड़ दिया। अब खाली यहां पर पक्षी पाल लिए, जानवर पाल लिए, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के जानवर यहां पर खेती कर रहे हैं, यहां पर गार्डन, बगीचा वगैरह बना दिया है, और एकदम खुला ओपन एरिया। कंस्ट्रक्शन कम, ओपन एरिया ज्यादा। अब यहाँ पर आउटर में, शहर के बाहर आउटर में, बहुत, शहर में क्या था, ओपन स्पेस नहीं था, और यहाँ पर ढेर सारा ओपन स्पेस है, खूब सारा ओपन स्पेस। खेत भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहे हैं, जानवर भी पाल रखा है आपने, बगीचा भी दिख रहा है, खूब ओपन स्पेस यहां से वहां तक। तो यहाँ पर शहर से दूर है, शहर में ओपन एरिया नहीं था, यहाँ ढेर सारा ओपन एरिया है। शहर में प्रदूषण था, आउटर में प्रदूषण बहुत कम है, ना के बराबर। शहर में सुकून नहीं था, शोर शराबा, यहाँ बहुत सुकून है। तो ये बड़े लोग वीकेंड्स में आते हैं, वीकेंड्स में, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे यहाँ पर आते हैं, वीकेंड यही मनाते हैं। तो ये होता है बच्चों फार्म हाउस। बोलो फार्म हाउस क्लियर हो गया? सलमान खान का फार्म हाउस, शाहरुख खान का फार्म हाउस, मुकेश अंबानी का फार्म हाउस, बड़े बड़े लोगों का फार्म हाउस। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्लियर हो गया, मगर ये वो नहीं है, मगर ये वो नहीं है। अच्छा ऐसी बात, और क्या? जो फार्म हाउस बताया वो अलग है, और मेरे कृषि आय वाला फार्म हाउस अलग है। तो बोलो बच्चों, अब सुना आपने कि वो बड़े बड़े लोगों वाला फार्म हाउस वो हमने आपको बता दिया, लेकिन चलो अब जरा इस फार्म हाउस की बात कर लें। तो सुना आपने ध्यान से, वो फार्म हाउस अलग है और ये फार्म हाउस अलग है। तो क्या आप इस वाले कृषि आय वाले फार्म हाउस को सुनने को रेडी हो बच्चों? जल्दी बोलो कि क्या आप कृषि आय वाले फार्म हाउस को सुनने को रेडी हो? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर, आप एग्रीकल्चरल इनकम वाले फार्म हाउस के बारे में बताइए। ठीक है बच्चों, बताते हैं आपको एग्रीकल्चरल इनकम वाले फार्म हाउस के बारे में। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ध्यान दीजिएगा। किसानों के पास ढेर सारे खेत हैं, किसानों के पास ढेर सारे खेत हैं। तो उन्हें खेत के पास एक मकान चाहिए होगा। किसानों के पास ढेर सारे खेत हैं, कई कई बीघा, कई कई एकड़। तो खेत के पास क्या चाहिए? एक मकान चाहिए। चाहे खेत के पास, चाहे खेत के बीच में एक मकान चाहिए, ताकि यहाँ खेत के पास इस मकान में वो रह सके, सो सके, रखवाली कर सके। ठीक, ताकि वो यहाँ पर सो सके, रह सके, रखवाली कर सके, ताकि यहाँ पर मशीनें हो, मशीनें, अब पानी का ट्यूबवेल हो, पानी के लिए ट्यूबवेल हो, ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, ठीक, यहाँ पर खाद वगैरह हो। तो आप ही बताओ बच्चों कि क्या जरूरी होता है खेत के पास एक मकान? बोलो, जो सिर्फ खेती के पर्पज में यूज में आए, जहां हम रह सकें, सो सकें, रखवाली कर सकें, जहां पर हमारी मशीनें हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, जहां पर थ्रेसर हो, काटने वाली मशीन,
जहां पर खाद वगैरह हो, जहां पर ट्यूबवेल वगैरह हो। क्या बच्चों ने, गांव वाले बच्चों ने सुना है पाही? बोलो गांव वाले बच्चों जिनका रिलेशन गांव से है, पाही। तो बोलो, क्या हम आपके पाही की बात कर रहे हैं? हाँ भाई। बच्चे कहते हैं हाँ सर। तो संबंध, तो अब बताओ कि किसानों वाले, अरे ये फार्म हाउस का मतलब समझे क्या? विशाल कह रहे हैं, मेरे पास भी पाही है। अच्छा, तो बताओ बच्चों, किसानों वाले फार्म हाउस का मतलब समझे? हाँ भाई, बच्चे समझ गए। तो सलमान खान वाला अलग है, नहीं उसकी बात ही नहीं हो रही है। ये अपना अपना देसी वाला है, खेत के आस पास वाला पाही है ये, फार्म हाउस है ये, खेती के, खेत के आसपास या बीच में एक मकान। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब है अपना कृषि आय के प्रकार। अगर बात समझ आ गई बच्चों तो आगे चला जाए। ठीक, आगे चला जाए। हो सकता है किसी का क्वेश्चन हम न पढ़ पाए हों, लेकिन चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक क्या सीखा? कृषि आय किसे कहते हैं? कृषि आय किसे कहते हैं बच्चों? तीन शर्तें, तीन शर्तें। कमाना है जमीन से, जमीन हो भारत में, जुताई बुआई सिंचाई कटाई कर लो। कमाना है जमीन से, जमीन हो भारत में, जुताई बुआई सिंचाई कटाई कर लो। कृषि आय, कृषि आय टैक्स फ्री एग्जाम। और गैर कृषि आय टैक्स लगेगा, टैक्स। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अभी एक न्यूज देखा था हमने, एक न्यूज, 7 लाख लोगों ने बहुत कमाया मगर टैक्स नहीं दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर शिकायत कर रहे थे, इनकम टैक्स ऑफिसर शिकायत कर रहे थे। ये उनको निर्मला सीतारमन को बोल रहे थे, वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमन। निर्मला जी, 7 लाख लोगों ने बहुत कमाया, कई लाख रुपया कमाया, कुछ ने तो करोड़ कमाया, टैक्स नहीं भरा। निर्मला जी बोली क्यों? उनकी एग्रीकल्चरल इनकम थी। समझो बच्चों, बड़ा तकलीफ में बता रहे हैं। अरे निर्मला जी, उन लोगों ने लाखों करोड़ों कमाया, 7 लाख लोगों ने टैक्स नहीं भरा, क्यों? उनकी कृषि आय थी। तो निर्मला जी बोली तो कृषि आय तो माफ है ना, तो काहे परेशान हो? माफ है तो माफ है, काहे तुमको तकलीफ हो रही है? बेचारा आयकर अधिकारी पगलाए थे, इतना कमा रहे टैक्स नहीं दे रहे हैं। अरे तो लॉ कहता है एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट है। मतलब उनका मतलब था कि किसान को गरीब होना चाहिए, कि किसान को अमीर नहीं होना चाहिए। अरे काहे भाई, किसी के पास ज्यादा जमीन हो तो किसी को अमीर होने का अधिकार ही नहीं है। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। आगे अगर आप कहोगे एक बात अलग से, सर 135 करोड़ भारतीयों में, 135 करोड़ भारतीयों में इनकम टैक्स कितने लोग जमा करते हैं? बच्चों लगभग 1% लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, और 99% लोग इनकम टैक्स जमा नहीं करते। सुनो बच्चों क्या बोला हमने? 135 करोड़ भारतीयों में लगभग, वही बहुत कम, हाँ बहुत ही कम, लगभग 14 करोड़ के आसपास, ज्यादा क्या बोल दिया हमने, मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो बच्चों मात्र 1% लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, 99% लोग इनकम टैक्स जमा नहीं करते। क्यों? अरे बच्चों क्यों, क्या इनकम टैक्स किस पर लगता है? इनकम पर। तो आप बताओ, क्या क्या इनकम हर किसी की इनकम होती है? नहीं ना। और इनकम टैक्स में एक रूल है, इनकम टैक्स में एक रूल है, जब तक आप एनुअली 5 लाख क्रॉस नहीं करेंगे, जब तक आप एनुअली 5 लाख क्रॉस नहीं करेंगे तो आपको टैक्स नहीं भरना है। तो हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो एनुअली 5 लाख क्रॉस नहीं करते, तो वो टैक्स नहीं भरते। लेकिन हमारे देश में 1% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख क्रॉस करती है, तो वो टैक्स भरते हैं। ठीक, तो इनकम टैक्स जमा करने वाले मात्र 1% के आसपास लोग हैं। लेकिन बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देश में 100% लोग भरते हैं, सीधी सी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स देश में 100% लोग भरते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स खर्चे पर लगता है, खर्चा हर कोई करता है, तो किसी के बचने का सवाल नहीं। तो कोई अगर आपसे कहता है कि देश में बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं, अगर कोई बोले आपसे देश में बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं, कहना मूर्ख हो तुम, मूर्ख गधे हो तुम, देश में कम लोग टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स कम लोग भरते हैं बोलो तो समझ जाएंगे, हाँ कि 1% लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, 99% लोग इनकम टैक्स जमा नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई जमा करता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई जमा करता है, कौन नहीं जमा करता? मूर्ख बना रहे हो। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई जमा करता है। अब किसी ने एक पेन भी खरीदी तो वो भी जीएसटी पे करके आता है, कहाँ कोई बचता है? विदेशी आते हैं हमारे यहाँ ताजमहल देखने, वो भी टैक्स देके जाते हैं, कुछ खरीदते हैं वो भी टैक्स देके जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स से कहाँ कोई बचता है?
हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। यहाँ तक कोई सवाल है आपके तो बोलो बच्चों, क्या कहते हैं? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो आइए, अगला टॉपिक है पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ हाँ, उसके बाद कुछ फोटोज। ठीक, कुछ फोटोज दिख रहे हैं आपको। क्या है ये? कोई शुगर मिल है। ये कोई शुगर मिल है, तो यहाँ पर शुगर मिल भी है, नीचे गन्ने का खेत भी है। ये क्या है भाई? ये एक चीनी, चीनी दिख रही है, मवाना शुगर। ये आलू दिख रहा है और लेस भी दिख रहा है। यहाँ पर टमाटर दिख रहा है, मैगी के सॉसेस दिख रहे हैं, केचप दिख रहा है। ये क्या है? चलो बच्चों से पूछते हैं। बच्चों ये क्या है? क्या है बोलो, ये क्या चीज है यहाँ पर? हाँ भाई बच्चे क्या कहते हैं? सर क्या है? क्या है? देखें क्या बोला आपने सर? चाय है। हाँ हाँ, चाय के बागान है। हाँ बागान है ना, चाय का बागान है यहाँ पर जी। अच्छा बच्चों, मैडम जी लोग क्या कर रही हैं? सब चाय के बागान में चाय पत्तियां तोड़ रही हैं। अच्छा अच्छा, और ये रही चाय। चाय, ये क्या है बच्चों? बच्चे देख क्या कहते हैं? बहुत पढ़े लोगे। कौसर कॉफी का बीज है। अच्छा कॉफी है ये, कॉफी का पेड़ है जिससे कॉफी के बीज निकाले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात, कॉफी है। ठीक है। और ये तो गेहूं है, ये तो आशीर्वाद आटा है। फिर चलो देखें, ये बताओ क्या है? ये क्या चीज? बोलो बोलो बोलो, क्या है? देखो मनस्वी ने एकदम सही बताया। और कोई बताए? श्वेता कह रही है गम है, गम। अच्छा, दुख है, गम। ये जो है, ये रबर का पेड़ है। हाँ क्या है? रबर का पेड़ है, जहां से रबर इकट्ठा हो रहा है। ठीक, तो ये पेड़ किसका है? रबर का पेड़ है। अरे हम लोग रबर यूज नहीं करते, तरह तरह की चीजों में रबर यूज करते हैं। ये रबर जो है पेड़ों से मिलता है ना, पेड़ों से जो लिक्विड निकल रहा है इकट्ठा करते हैं, तो ये रबर का पेड़ है। तो बच्चों ये टॉपिक कल वाली क्लास में आएगा भाई। ठीक, आज तो नहीं, कल वाली क्लास में आएगा। ये क्या है बताओ? क्या दिख रहा है ये वाला? बोलो क्या नजर आ रहा है आपको? एक आदमी कीचड़ के अंदर घुसा पड़ा है। देखें क्या कहते हैं। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ, जवाब आया। पहला जवाब आरती का, संगम का, सिंघाड़ा। बिल्कुल सही। अच्छा जानते हो बच्चों, कोलकाता में ना आलू के समोसे को सिंघाड़ा कहते हैं। आप में कोई है ना पश्चिम बंगाल वाले, कौन है? एक लोग बैठे हैं इधर, कोलकाता में से ही बुलाते हैं। चलो बच्चों, तो अच्छा ये भी बता दो तो। अब इतना सारा बताया तो ये भी बता दो, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हम्म, बिल्कुल सही मीना, पहला जवाब। बाकी बच्चे भी दे रहे हैं सर ये नमक बनाया जा रहा है। जी हाँ बच्चों, ये नमक बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका। कल बात होगी बच्चों। ठीक, तो कल बातें होंगी, कल चर्चा होगी इन सब टॉपिक पर। आज की क्लास में यहाँ खत्म करना चाहेंगे। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? कौन है भाई? विशाल। हाँ विशाल, फटाफट पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, टाइम। ठीक है, बाकी बच्चे भाग जाएंगे अभी। क्या पूछना है जल्दी बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? 6 ईयर या 7 ईयर? श्वेता, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? श्वेता, अगर तो क्या पूछा है? विशाल, सर 6 ईयर या 7 ईयर? हमने जो रीड किया था 6 ईयर था, लास्ट 6 ईयर। और आप कह रहे हो 7 ईयर। तो हमें थोड़ा डाउट है बच्चों, लेकिन हम श्योर है कि हमने 6 ईयर ही पढ़ रखा है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स, ईयर। देख ले भाई, आप 7 साल कह रहे हो सकता है भूल तो नहीं कह रहे। चलो हम देख के बता देंगे बच्चों, अभी गूगल देवता में परेशान कर रहे हैं, ढूंढना पड़ेगा काफी। ठीक, देख लेंगे। सत्यम कह रहे हैं सर 7 ही साल है, आप शायद भूल रहे हो। ठीक है, हम चेक कर लेंगे, अपनी गलती हम सुधार लेंगे अगर ऐसा है तो। विष्णु, सर टैक्स कभी हमेशा के लिए हटाया जा सकता है? विष्णु, गवर्नमेंट पे डिपेंड है, तो टैक्स चाहे तो हटा भी सकते हैं।
संगम कह रहे हैं सर आपका सही है। संगम देख के बताएंगे, जरूरी नहीं कि टीचर हर बार सही हो। असत्यम, मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेजा है, ठीक है। और क्या कह रहे थे, एक बच्चा कुछ सवाल, अच्छा श्वेता आप पूछ रही थी क्या जीएसटी इनडायरेक्ट क्यों है। देखो भाई, सबसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, श्वेता आपने शायद मेरा वो लेक्चर मिस कर दिया क्या, आपने मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का लेक्चर मिस कर दिया, टाइप्स ऑफ टैक्स। श्वेता प्लीज आप जाकर उसको देखो, टाइप्स ऑफ टैक्स पीछे का लेक्चर, ठीक। बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। या यूट्यूब पे चेक कर लो, चाहे तो ऐप में चेक कर लो, टाइप्स ऑफ टैक्स में। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं सीधा गवर्नमेंट को दो डायरेक्ट टैक्स, तुम किसी और को दो वो गवर्नमेंट को दे तो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। विष्णु कह रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्ट क्या है। अरे एक्ट कहाँ है भाई, एक्ट कैसा, जो कृषि कानून आए हैं उसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो विष्णु। अब तो फिजूल के सवाल चालू हो रहे हैं बिना वजह वाले। बच्चों, विष्णु कह रहे हैं सर एग्रीकल्चरल एक्ट क्या है। अरे कृषि कानून पर आजकल बवाल तो चल रहा है ना, आजकल वही जो अभी तो लाया गया कृषि कानून, जो बवाल किसान लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि किसान लोग बैठे हुए हैं बवाल कर रहे हैं, वही कृषि कानून है। जो किसान पसंद नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जबरदस्ती थोप रही है उनके ऊपर। तो हमें लगता है बच्चों आज की क्लास खत्म हो चुकी है, कोई ढंग के सवाल नहीं आ रहे हैं। 7 ईयर 6 ईयर पर रह गया कंफ्यूजन, हम रीड करके आपको जरूर बताएंगे कि 7 ईयर या 6 ईयर मेरे दिमाग से निकल गया, 6 ईयर ही मेरे दिमाग में था। चलो कल मिलते हैं बच्चों, कल चर्चा करते हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू।